बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस। आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस होते क्या हैं, फंक्शंस हमें ज़रूरत क्यों है फंक्शंस की। अभी तक हम जितना भी काम करते आ रहे हैं वो हम एक मेन फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। एक सिंगल फंक्शन हमने बनाया हुआ है मेन फंक्शन के नाम से, और जितना भी कोड है हम उसमें लिखते आ रहे हैं। अभी आगे जैसे जैसे हम सीखते जा रहे हैं हमारा जो कोड साइज़ है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ये वक्त ऐसा आएगा कि हमें एक सिंगल फंक्शन के अंदर तमाम कोड को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने कोड को डिवाइड कर लेते हैं स्मॉलर चंक्स के अंदर, या उन्हें हम मॉड्यूल्स भी कहते हैं। इस तरह हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको हैंडल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जो चंक्स होते हैं उनको हम फंक्शंस का नाम देते हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक्स की। टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर हम देखेंगे फंक्शंस होते क्यों हैं, होते क्या हैं, डेफिनेशन के फंक्शंस की। उसके बाद हम उसके बेनिफिट्स देखेंगे, फिर बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। उनकी फंक्शन डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे, ये फंक्शन हमने क्रिएट कैसे करने हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, और प्रोटोटाइप्स की बात करेंगे कि प्रोटोटाइप्स क्या होती हैं। The definition of functions की वो ये है कि function is a piece of code that is designed to perform a specific task। फंक्शन जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें हम कोशिश ये करते हैं हमारा जो फंक्शन है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा हो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है, टेस्ट करना आसान होता है। इट इज़ अ कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो है एक ही प्रोग्राम के ऊपर डिफरेंट लोग जो है काम कर सकते हैं। आप डिफरेंट फंक्शंस में उसको आप डिवाइड कर लें और जो फंक्शंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर लें अपने दोस्तों के दरमियान। तो हमें पता है कि हर फंक्शन जो है एक इंडिपेंडेंट कंप्लीट प्रोग्राम होगा। तो उससे वर्किंग के ऊपर जब दोस्त आपस में मिलकर बैठ के बात काम कर रहे होते हैं एक ही प्रोग्राम के ऊपर, तो उसके वो वर्किंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता दूसरे दोस्त का। तो यानी आप जो है इंडिपेंडेंटली जो है अपने फंक्शंस के ऊपर काम कर सकते हैं। इट इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द मेन फंक्शन और एनी अदर फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। जो फंक्शंस हम डिफाइन करते हैं, बनाते हैं, इनको हम मेन फंक्शन से भी कॉल कर सकते हैं, और अगर हमने कोई फंक्शन बनाया हुआ है फंक्शन भी फर्दर आगे फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। एडवांटेजेस जो हैं फंक्शंस के वो क्या है। पहला एडवांटेज जो है वो ये है कि इंक्रीज रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम बाय डिवाइडिंग अ लार्ज प्रोग्राम इन स्मॉल इंडिपेंडेंट चंक्स और मॉड्यूल्स, जिन्हें हम फंक्शंस कहते हैं। यानी एक बड़े प्रोग्राम को जो है रीड करना ज़रा मुश्किल होता है। अगर हम उसको डिवाइड कर लें, रिपीटेड कोड को हम लता से लिख लें और उस रिपीटेड कोड की जगह पे हम फंक्शंस को कॉल कर लें, तो उससे हमारे प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना ज़्यादा आसान होता है। मेक्स राइटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम ईजियर। छोटे प्रोग्राम को लिखना आसान होता है, बड़ा जो फंक्शन होता है, बड़ा जो प्रोग्राम होता है उसको एज ए वन को लिखना मुश्किल होता है। इसी तरह अगर आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसको टेस्ट कर दिया है, उसके अंदर बग्स आपने दूर कर लिए हैं और अपने प्रोग्राम में आप चेंजेस करते हैं, कोई नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो आपको अपने जो नया प्रोग्राम है, जो नया कोड लिखा है उसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आपने कोड लिखा हुआ है और टेस्ट किया, उसको दोबारा से रीटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका टाइम बचेगा। और टेस्टिंग, छोटे कोड की टेस्टिंग आसान होती है बनिस्बत बड़े कोड के। अगर आपके नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा हैं तो उसको टेस्ट करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जबकि छोटे से प्रोग्राम को, एक छोटे फंक्शन को टेस्ट करना आसान है। Several programmers can work at the same time as each module work independently। अब जब हम फंक्शंस को डिफाइन कर रहे होते हैं, अपने प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड कर रहे होते हैं, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो फंक्शंस हैं वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हो। तो इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम अपने जो फंक्शंस हैं, जो मौजूद हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें रिक्वायर हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्रामर्स के अंदर, जो कि इंडिपेंडेंटली जो है काम करते हुए उन मॉड्यूल्स को या फंक्शंस को डेवलप कर सकते हैं।
और बाद में हम क्या करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे एक जगह पे, तो क्या होगा, हमारा कंप्लीट प्रोग्राम बन जाएगा। दीज मॉड्यूल्स कैन बी रीयूज्ड। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है फंक्शंस लिखने का वो ये है कि हम इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर हमने एक फंक्शन एक प्रोग्राम के लिए बनाया, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ उसी प्रोग्राम में यूज़ करें, हम दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर जो हम इन फ्यूचर डेवलप करेंगे वहाँ पर भी इन्हें यूज़ किया जा सकता है। Reduce length of a program as repeated code is stored in a function, and whenever repeated code is needed to be executed, function is called। तो इससे एक तो प्रोग्राम की लेंथ भी कम हो जाती है, नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाती है कोड की, लेकिन जो रिपीटेड कोड है उसको हम एक ब्लॉक में रख लेते हैं और उस ब्लॉक को नाम दे के उस ब्लॉक को हम कॉल कर लेते हैं उस जगह पे जहाँ पे हमें वो रिपीटेड लाइंस रिक्वायर होती हैं। तो इससे हमारा जो कोड साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। डिवाइड एंड कंकर टेक्निक हम यूज़ करते हैं इसके अंदर कि जब बड़ा प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है, अगर हम उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लें तो छोटी प्रॉब्लम्स को मैनेज करना ज़्यादा आसान होता है। इसे डिवाइड एंड कंकर टेक्निक भी कहते हैं और ये बहुत ही कारगर किस्म की टेक्निक है। इसके ज़रिए जो है हम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत ईजीली मैनेज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं? हमारे पास बिल्डिंग फंक्शंस भी हैं जिसे हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, जो कि हम प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस से कहते हैं। यानी हम बिल्डिंग फंक्शन तो हम ऑलरेडी यूज़ कर भी रहे हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, जैसे आपने printf scanf यूज़ किया है, ये सब के सब बिल्डिंग फंक्शंस हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर। अब आगे जाके हम जो इस्तेमाल के बनाने जा रहे हैं, अपने खुद के फंक्शन बनाने जा रहे हैं। हम जो सीखेंगे यहाँ पे आज वो ये सीखेंगे कि हमने खुद के फंक्शन कैसे बनाने। तो बिल्डिंग फंक्शंस जो हैं वो उन्हें हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। ये ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस हैं, डिफाइंड हैं, पार्ट ऑफ लैंग्वेज हैं। हम सिंपल इनको इनकी हेडर फाइल्स इंक्लूड करवा के और इन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सी लाइब्रेरीज हैं, बहुत से फंक्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, गो थ्रू करते हैं। ये कुछ बिल्डिंग फंक्शंस हैं जो math.h हेडर फाइल के अंदर पड़े हुए हैं, जिसमें अगर आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो यहाँ पे ये फंक्शन ये इन्होंने प्रोटोटाइप दी हुई है। फंक्शन का बताया हुआ कि फंक्शन जो है वो क्या रिक्वायर करता है और नाम दिए हुए फंक्शंस के और उसकी रिक्वायरमेंट दी हुई है कि क्या रिक्वायर करता है हमसे, ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है और साथ ही उसमें एक एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट का फंक्शन क्या करता है, हमसे एक नंबर रिक्वायर करता है और वो जो नंबर हम उसको देते हैं उसका वो स्क्वायर रूट फाइंड करके हमें रिटर्न करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हमने 900 पास किया है स्क्वायर रूट को, तो ये हमें 90 रिटर्न करेगा, 90 वापस करेगा। तो अगर हमने 9 दिया तो ये 3 रिटर्न करेगा। इसी तरह एक्सपोनेंट का फंक्शन है, एक्सपोनेंट फंक्शन हमें एक्सपोनेंट पर रिटर्न करता है जो हम वेरिएबल्स को पास करेंगे। यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। अगर एक्सपोनेंट ऑफ 1 क्या होगा, 2.71 एंड सो ऑन। इसी तरह जो एक्सपोनेंट ऑफ 2 जो है वो 7.38 है। इसी तरह log ऑफ x है, log ऑफ 10x है, एब्सोलूट है। इसी तरह सील है, सील हम यूज़ करते हैं राउंड अप करने के लिए। यानी अगर हमने इसमें कोई ऐसा नंबर पास करते हैं, लेट्स से हमने 9.2 पास किया है, तो उसको राउंड अप करके हमें 10.0 रिटर्न करेगा। याद रखिएगा जितने भी हमारे पास ये फंक्शन हैं math.h के, ये सब के सब हमें डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं। इसी तरह हमारे पास सील के अगेंस्ट हमारे पास एक फ्लोट फंक्शन है। फ्लोट फंक्शन जो है ये राउंड डाउन करता है, यानी जो वैल्यू हम इसके अंदर पास करेंगे उसको राउंड डाउन कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर 9.9 हम इसको पास करते हैं, 9.2 पास करते हैं, तो ये हमें 9 रिटर्न करेगा। इसी तरह -9.8 देंगे तो -10 हमें रिटर्न करेगा। इसी तरह पावर का फंक्शन है जो हमसे 2 वैल्यूज लेगा, एक x बेस लेगा और साथ हम रेज टू पावर लेगा और हमें किसी भी नंबर का पावर रिटर्न कर देगा। इसी तरह जैसा ये हमने एग्जांपल देखी POW 2,7 2 का जो पावर है वो 128 है। इसी तरह fmod के नाम से फंक्शन है। हमने मॉडल्स ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, परसेंट साइन मॉडल्स ऑपरेटर होता है, लेकिन वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के साथ काम करता है। fmod का जो फंक्शन है इसके अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पास कर सकते हैं
और जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ का जो रिमाइंडर होगा वो हमें रिटर्न करेगा, यानी फ्लोटिंग डबल टाइप का हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 13.657 है और हम इसको डिवाइड करते हैं 2.333 से, तो रिमाइंडर जिसका हमें रिटर्न होगा 1.992, तो ये रिमाइंडर हमें रिटर्न होगा। इसी तरह साइन है, साइन का आप डिटर्मिन कर सकते हैं, कॉज है, टेंजेंट है, ये डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हमारे पास पड़े हुए हैं। बिल्ट इन फंक्शंस का एक और फ़ायदा भी ये होता है कि इससे जो कम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी चीज़ की, काम की, जो अंदर इंटरनली परफॉर्म कर रहा होता है वो हाइड हो जाती है, हमसे हाइड हो जाती है। तो हमें नहीं पता कि ये पावर कैसे कैलकुलेट कर रहा है या साइन कैसे कैलकुलेट कर रहा है, कोस कैसे कैलकुलेट कर रहा है, हम सिर्फ इसको यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। फंक्शन का एक ये फ़ायदा भी है कि इससे जो कम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी प्रोग्राम की वो हाइड हो जाती है। मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस को अगर हमने कॉल करना है, किसी बिल्डिंग फंक्शन को अगर हमने कॉल करना है तो कॉल कैसे करेंगे? सबसे पहला काम तो ये है कि आपने उस हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना है जिसके फंक्शन को आप यूज़ करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। जब तक आप हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो उसके फंक्शन को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर लेट से अगर आपने math.h हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना है तो क्या करेंगे, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे math.h। और अगर आपने कोई फंक्शन कॉल करना है जो बिलोंग करता है मैथ लाइब्रेरी के साथ, तो आप फंक्शन नेम लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट यानी कि वो वैल्यू लिखेंगे जो आप पास करना चाह रहे हैं, या डाटा लिखेंगे जो आप पास करना चाह रहे हैं इस फंक्शन को जिसके बाद फंक्शनलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं। जो आर्गुमेंट है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, वो वेरिएबल भी हो सकती है, वो एक्सप्रेशन भी हो सकती है। तो इनमें से आप कुछ भी आप इसके अंदर पास कर सकते हैं। कॉल कैसे करना है, क्योंकि जो मैथ्स के लाइब्रेरी से जो बिलोंग करते हैं फंक्शन, वो सब के सब फंक्शन जो है हमें एक डबल टाइप का डाटा रिटर्न करते हैं, तो इसलिए हम इसको प्रिंटफ के अंदर भी कॉल कर सकते हैं और इसको डाटा को किसी वेरिएबल में स्टोर करके और उसको फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। ये दोनों तरीकों से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि प्रिंटफ के अंदर ही उसको कॉल किया है। किस तरह कॉल करेंगे, प्रिंटफ के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखेंगे जिस फॉर्मेट में आप इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वैल्यू को। हमारे केस में वैल्यूज जो हैं वो डबल फॉर्मेट में हैं, तो हम %.2f करके उसको प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे स्क्वायर रूट, और पैरेंथेसिस के अंदर हम आर्गुमेंट पास करेंगे। कोई कांस्टेंट वैल्यू भी पास कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हमने यूजर से वैल्यूज गेट करवाई हुई है किसी वेरिएबल के अंदर, तो हम वो वेरिएबल भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हैं। अगर लेट से हमारे पास 2 नंबर्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, और हम उन नंबर का जो सम का हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम नंबर 1 प्लस नंबर 2 पास करके भी उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। कॉल ये क्या करेगा, फिर ये स्क्वायर रूट के फंक्शन को कॉल करेगा, उसको ये वैल्यू पास करेगा और इस वैल्यू का जो रिजल्ट है वो हमें रिटर्न करेगा। उस रिटर्न जो वैल्यू रिटर्न होगी जहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया यहीं पे रिटर्न होगी, और उसको इस कंट्रोल स्ट्रिंग के ज़रिए यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा देंगे। अब हम बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। अगर हमने फंक्शंस को, यूज़र ने अगर फंक्शन अपने खुद के डिफाइन करने हैं तो वो कैसे डिफाइन करेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, उसमें हम बताते हैं कि हम फंक्शन हमारा करेगा क्या और हमें उसे क्या रिक्वायर होगा उसको, और हमें वो क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा, किस टाइप का रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो फंक्शन डेफिनेशन जो उसका जो फॉर्मेट है या सिंटैक्स है वो क्या होगा, सबसे पहले आपने रिटर्न वैल्यू टाइप बतानी है कि हमारा फंक्शन हमें कोई चीज़ रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। इसी तरह उसके बाद आपने फंक्शन नेम बताने। ये फंक्शन नेम जो है कोई सेंसिबल नेम आपने रखना है, ऐसा नाम रखना है कि आप नेम के साथ, नेम को देखते साथ ही आपको पता चल जाए कि ये फंक्शन किस किस्म की फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करेगा। जैसे अभी हमने जो बिल्ट इन फंक्शंस देखे थे, वहाँ पे उनके जो नाम है फंक्शंस का वही हमें बता रहा है कि वो किस किस्म की फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सी का फंक्शन है, पावर के लिए POW उसने यूज़ किया हुआ है, और स्क्वायर रूट के लिए SQRT यूज़ किया हुआ है। तो नेम जो है वही हमें बता रहा है कि वो किस किस्म की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। और आपने गौर किया होगा कि हर फंक्शन जो है एक यूनिक टास्क परफॉर्म कर रहा है।
एक कंप्लीट टास्क परफॉर्म कर रहा है, इंडिपेंडेंट टास्क परफॉर्म कर रहा है। तो हमने भी अपना जब फंक्शन बना रहे हैं उसमें हम इसी चीज़ का ख्याल रखेंगे। ओके, फंक्शन नेम के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास आ जाती है पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है, कोई हमने वेरिएबल्स पास करने हैं, कोई वैल्यूज़ पास करनी है फंक्शन को, तो उसके लिए हम पैरामीटर लिस्ट हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वो बॉडी आ जाती है जिसके अंदर हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे, जिस डिफरेंट स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे आप वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, और वो सब कुछ काम कर सकते हैं जो अभी आप इंटीजर मेन के अंदर आप कर रहे थे। फंक्शन नेम दैट शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, इसके कुछ रूल हैं सी के अंदर कि आइडेंटिफायर कैन कंटेन इंटीजर अंडरस्कोर एंड अल्फाबेट बट इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। तो ये आपने याद रखना है कि आइडेंटिफायर रूल्स को यूज़ करते हुए कोई भी आप मीनिंगफुल नेम रख सकते हैं आइडेंटिफायर का। इसके अलावा आप जो फंक्शन नेम है वो आप कोई कीवर्ड नहीं रख सकते। कीवर्ड क्या होते हैं, वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कंपाइलर जो है कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहा होता है। जैसे हमारे पास एक कीवर्ड है स्विच के नाम से, इफ़ के नाम से, या फोर के नाम से, या वाइल के नाम से। ये सब क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। अब कीवर्ड्स को एज ए फंक्शन नेम आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा जितने भी आप कोई भी आप नाम रख सकते हैं यूजिंग एन अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और अ नंबर। और याद रखना है कि नंबर से आपने नेम को स्टार्ट नहीं करना। ओके, देन जो है कि अगर आपका फंक्शन कुछ चीज़ रिटर्न कर रहा है तो आपने रिटर्न वैल्यू टाइप यूज़ करनी है। रिटर्न वैल्यू टाइप बताती है कि आपका फंक्शन जो है किस टाइप की वैल्यू जो है या रिजल्ट रिटर्न करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कोई रिटर्न वैल्यू टाइप मेंशन नहीं की हुई फंक्शन नेम के साथ, तो बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न ना करे तो हम रिटर्न वैल्यू टाइप जो है वॉइड रखेंगे। वॉइड क्या बताता है, ये इंडिकेट्स दैट द फंक्शन रिटर्न्स नथिंग, कि वो हमें कोई चीज़ वापस नहीं करेगा। पैरामीटर लिस्ट क्या होती है, इट इज़ अ कॉमा सेपरेटर लिस्ट डिक्लेयर्स पैरामीटर्स। अ टाइप मस्ट बी लिस्टेड एक्सप्लिसिटली फॉर ईच पैरामीटर। यानी पैरामीटर बेसिकली कंटेन करता है वेरिएबल लिस्ट होती है जिसके साथ हर वेरिएबल के साथ उसकी टाइप मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 वैल्यूज पास करनी है किसी फंक्शन को और एक वैल्यू जो है वो इंटीजर है, दूसरी कैरेक्टर टाइप की है, तो आप लिखेंगे इंटीजर ए कॉमा इंटीजर सी या कैरेक्टर सी, यानी इंटीजर ए कॉमा कैरेक्टर सी। तो इस तरह आप उसके वेरिएबल नेम्स के साथ उनकी टाइप भी मेंशन करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर आप टाइप मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो टाइप होगी वो इंटीजर होगी, लेकिन आपने लास्ट में टाइप मेंशन करनी है वरना उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। फंक्शन डेफिनेशन में नेक्स्ट जो चीज़ है वो फंक्शन बॉडी है। फंक्शन बॉडी के अंदर जो है आप उसके अंदर आप वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद आप उसके अंदर फर्दर ब्लॉक्स बना सकते हैं। उसके बाद आप फंक्शंस के अंदर जो फंक्शन के अंदर फंक्शंस को कॉल्स कर सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को आप डिफाइन नहीं कर सकते। यानी एक फंक्शन डेफिनेशन के अंदर दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन नहीं आएगी, ये अलाउड नहीं है कि आप एक फंक्शन डेफिनेशन के अंदर दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन लिखें। दिस इज़ नॉट अलाउड। रिटर्निंग कंट्रोल क्या होता है कि आपने आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है, कोई एक्सप्रेशन वगैरह सॉल्व की है, उसके बाद आपने कुछ रिजल्ट जनरेट किए हैं और वो रिजल्ट को आप रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, तो रिटर्न करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिटर्न कीवर्ड है। ये रिटर्न कीवर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ सिंपल आप रिटर्न लिख दें और यहाँ फिर रिटर्न के साथ आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या फिर आप कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हैं। तो क्या होगा, वो वैल्यू जो होगी वो रिटर्न हो जाएगी। अब याद रखिएगा आपके एक फंक्शन के अंदर यू कैन हैव मोर देन वन रिटर्न स्टेटमेंट्स, लेकिन आप जो है एट अ टाइम यू कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके प्रोग्राम के अंदर आप एक से ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में आप सिर्फ एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, एक रिटर्न होगी फंक्शन से। तो आप सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं अगर कोई चीज़ आपने रिटर्न नहीं करवानी। अदरवाइज आपने रिटर्न के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू या कोई एक्सप्रेशन आप लिख के वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। ये वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी, जहाँ पे आपने फंक्शन कॉल किया होगा। अभी हम आगे जाके देखेंगे फंक्शन कॉल कैसे करते हैं।
फंक्शन की एग्जांपल्स देखते हैं। हम डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे, डिफरेंट तरीक़ों से हम इस्तेमाल करके देखेंगे कि किस तरह हम इसको कॉल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। आए एग्जांपल देखते हैं। ये पहली एग्जांपल जो है, इसमें हम जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये फंक्शन ना तो हमसे कोई चीज़ हमसे एज ए आर्गूमेंट रिसीव करेगा, ना ही हमें कोई चीज़ वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन मैंने बनाया वॉइड माई फन पैरेंथेसिस और आखिर सेमीकोलन लिखा हुआ है। ये हमने क्या लिखा है, इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोटोटाइप। ये हम प्रोटोटाइप उस वक्त लिखते हैं अगर हमारी फंक्शन डेफिनेशन जो है मेन के बाद आ रही है। यहाँ पे हमारे पास मेन के बाद हमने फंक्शन डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर फंक्शन डेफिनेशन को मेन से पहले लिखेंगे तो हमें ये प्रोटोटाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटोटाइप हम अपने फंक्शन में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम है ज़्यादा रीडेबल हो जाए। हमारा जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होती है वो मेन प्रोग्राम से स्टार्ट होती है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। अगर हम यहाँ अभी तो हमने से एक सिंगल फंक्शन लिखा है, जब हम प्रोग्राम्स लिख रहे होंगे तो उसमें बहुत से फंक्शन हम यूज़ कर रहे होंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे। अगर सब के सब यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम उनकी डेफिनेशन अगर हम मेन से पहले लिख देंगे तो जो मेन फंक्शन है वो बहुत नीचे चला जाएगा। तो उसको मेन फंक्शन को रीड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग इन्वॉल्व हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो फंक्शन डेफिनेशंस हैं उनको हम मूव कर देते हैं मेन फंक्शन के बाद, और मेन फंक्शन से पहले हम उन फंक्शंस की जो हमने यूज़र डिफाइन किए हुए हैं उनकी प्रोटोटाइप लिस्ट डाउन कर देते हैं। प्रोटोटाइप बेसिकली क्या होता है, जो फंक्शन डेफिनेशन का जो हेडर है, फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन को आप कॉपी करते हैं, कॉपी करके मेन से पहले आप पेस्ट कर दें और पेस्ट करने के बाद आखिर में सेमीकोलन डाल दें। ये सेमीकोलन बताता है हमें कि ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, फंक्शन डेफिनेशन नहीं है। फंक्शन डेफिनेशन के साथ उसकी बॉडी आती है, फंक्शन प्रोटोटाइप के साथ किसी किस्म की कोई बॉडी नहीं आती। फंक्शन प्रोटोटाइप हमें सिर्फ ये बताती है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विद which require these values and which can return this type of value or result। तो ये हमें बता रहा होता है फंक्शन प्रोटोटाइप। इंटीजर मेन के अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, जहां हम जिसको कॉल करना चाहें इसको कॉल कर सकते हैं, जितनी दफ़ा चाहें हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फंक्शन मेन के अंदर प्रिंट किया है आई एम इन मेन। उसके बाद हमने माई फन को कॉल किया है। माई फन को कॉल करने के बाद हमने दोबारा से हमने लिखा है आई एम इन मेन और दोबारा से माई फन फंक्शन को कॉल किया है, उसके बाद रिटर्न 0। तो क्या होगा, जब हम मेन के अंदर आएंगे एग्जीक्यूशन जो है वो मेन से स्टार्ट होगी। सबसे पहले स्क्रीन पर वो प्रिंट करेगा आई एम इन मेन, उसके बाद माई फन में जाएगा, माई फन में जाके वो क्या करेगा, आई एम इन माई फन ये प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद कंट्रोल वापस कहाँ पे आएगा, जहाँ से हमने माई फन को कॉल किया हुआ है, यहाँ से हमने कॉल किया था, यहाँ पे दोबारा वापस आएगा, फिर दोबारा से वो प्रिंट करेगा आई एम इन मेन, और फिर हमने दोबारा से माई फन को कॉल किया तो दोबारा से कंट्रोल जो है माई फन पे जाएगा और वहाँ पे वो प्रिंट करेगा आई एम इन माई फन, और इसके बाद रिटर्न 0 की वजह से हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमने एक एग्जांपल देखी है जिसमें हमारा जो फंक्शन है ना तो हमसे कुछ लेता है और ना ही हमें कोई चीज़ रिटर्न करता है। आगे हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर फंक्शन हमसे एक वैल्यू रिसीव करेगा और उसके अगेंस्ट हमें एक रिजल्ट प्रिंट करके देगा स्क्रीन के ऊपर, लेकिन अब हमसे वो कोई चीज़ वापस कुछ नहीं करेगा। यानी एग्जांपल है ये एक ऐसे फंक्शन की जो कि हमसे एक वैल्यू तो ले रहा है, रिसीव कर रहा है, लेकिन हमें रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास रिटर्न टाइप, ये जो हमारे पास प्रोटोटाइप है, ये हमें क्या बता रही है कि हमारे पास एक फंक्शन है वॉइड के नाम से, स्क्वायर के नाम से, जो कि हमें कुछ, वॉइड का मतलब है कि वो हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, और जबकि हमसे वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू हमसे रिसीव करेगा। और यही डेफिनेशन हमने मेन से के बाद लिखी हुई है, इसलिए हमने इसकी मेन से पहले प्रोटोटाइप मेंशन की है। तो फंक्शन डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि वो स्क्वायर का फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू हमसे रिसीव कर रहा है, और उसके बाद वो सिंपल क्या करता है, प्रिंटफ के अंदर एक्स को, यानी उस वैल्यू को जो हमने उसको पास किया है, और उसका स्क्वायर एक्स इंटू एक्स, उसका स्क्वायर वो प्रिंट करता है स्क्रीन के ऊपर। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन इसके अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक अंदाज के अंदर ही उसको प्रिंट करेगा। उसको हम यूज़र डिफाइंड फॉर्मेट के अंदर उसको हम प्रिंट नहीं करवा सकते, यानी इसको हम किसी अगर और प्रोग्राम में यूज़ करना चाहें तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आगे जाके देखेंगे, आगे जाके उसको हम मज़ीद फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करेंगे। इसको कॉल कैसे करना है, मेन के अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम वैल्यू नंबर गेट करवाएंगे यूज़र से, और उस नंबर के अंदर अब नंबर जो है हमने उसका स्क्वायर फाइंड करना है।
तो हमने स्क्वायर का फंक्शन कॉल किया, उसको हमने ये नंबर पास किया एज ए आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है कि हम उसको एक्चुअल डाटा पास कर रहे हैं। एक्चुअल डाटा पास किया, ये डाटा एक्स नंबर की वैल्यू एक्स को रिसीव होगी, एक्स नंबर की वैल्यू को रिसीव करेगा, नंबर की वैल्यू को वो प्रिंट करेगा और नंबर का स्क्वायर प्रिंट करेगा उसके साथ ही। उसके कंट्रोल यहाँ से जब से ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, जहाँ से कंट्रोल वापस वहाँ पे जाएगा जहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल किया था। इसी तरह इस फंक्शन को हम लूप के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। हमने एक लूप जनरेट किया है जो 1 से लेकर 10 तक नंबर जनरेट करता है और उसके अंदर हमने स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं 1 से लेकर 10 तक। और आई की वैल्यू आई में नंबर जनरेट होंगे, आई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा और वो हम पास करते जाएंगे स्क्वायर को। यानी आई के अंदर पहले 1 पड़ा होगा तो एक्स 1 रिसीव करेगा, आई में 2 पड़ा होगा तो एक्स 2 रिसीव करेगा, आई में 3 पड़ा होगा तो एक्स 3 रिसीव करेगा एंड सो ऑन। तो ये 1 से लेके 10 तक तमाम नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने एक स्क्वायर प्रिंट करवा रहे हैं 2 का। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, हमने यानी कि हम कांस्टेंट वैल्यू भी पास कर सकते हैं एज ए डाटा। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट वैल्यू पास की है, तो कांस्टेंट वैल्यू पास होगी इस एक्स को और एक्स जो है वो हमें प्रिंट कर देगा 2 का स्क्वायर प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह हम फंक्शन कॉल कर, हमने यहाँ पे जो इस एग्जांपल में हमने देखा है कि फंक्शन को हम कैसे वैल्यू पास करेंगे और उसको हम कैसे मैनिपुलेट करके स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे। अब इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस फंक्शन को, और हम चाहते ये हैं कि फंक्शन जो है हमसे वैल्यू ले और रिजल्ट हमें रिटर्न करे, और जो रिजल्ट रिटर्न करे उसको हम अपनी मर्जी से उसको प्रिंट करवाएं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यह जो प्रोटाइप हमने थोड़ा चेंज कर लिया। पहले हमने इसके रिटर्न टाइप में वॉइड लिखा हुआ था, अब रिटर्न टाइप में हमने इंटीजर लिख दिया है क्योंकि हम जो रिजल्ट है वो इंटीजर टाइप का रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। स्क्वायर फंक्शन का नाम है और वो हमसे और एक इंटीजर वैल्यू हमसे रिसीव कर रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, सिंपल मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया है। अब देखिए इसको हम कॉल इंडिपेंडेंट कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये फंक्शन जो है वॉइड नहीं है बल्कि हमें कुछ ही रिटर्न कर रहा है। या तो हम उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें और उसके बाद हम उसको प्रिंट करवा लें, या फिर इसको हम डायरेक्ट प्रिंटफ के अंदर कॉल करके डायरेक्ट हम प्रिंटफ के अंदर इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमने प्रिंटफ के अंदर डायरेक्ट इसको फंक्शन को कॉल किया है, तो क्या होगा, ये हमें स्क्वायर का फंक्शन जो है वो नंबर को रिसीव करेगा एक्स के अंदर और उसका x इंटू एक्स हमें रिटर्न कर देगा, इसका स्क्वायर हमें रिटर्न करेगा और रिटर्न करके वो वैल्यू कहाँ पे आएगी जहाँ हम इसको फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो हमने लेट से अगर यूज़र ने नंबर के अंदर 4 एंटर किया था तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और नंबर के अंदर 4 प्रिंट हो जाएगा। तो आंसर आएगा स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। तो ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हमने वही जो पीछे हमने एग्जाम्पल में देखा था, लूप के जरिए हमने फंक्शन को कॉल किया था। तो यहाँ पे हमने अब कंप्लीट प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखी है और प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्क्वायर को कॉल किया स्क्वायर के फंक्शन को। तो हमने कहा जी कि स्क्वायर ऑफ आई जो है वो किसके इक्वल है, उसको हमने साथ साथ आई की वैल्यू और स्क्वायर ऑफ आई यानी स्क्वायर की वैल्यू, हम ये दोनों चीज़ें वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे। उसके बाद हमने 2 का स्क्वायर प्रिंट करवाया है। अब यहाँ पे हमें इसका फ़ायदा ये है कि आप इस जो हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी है प्रिंटफ स्टेटमेंट, अब इसको हम वेरिएट कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहें। जबकि जो पिछली एग्जांपल थी उसके अंदर जो वैल्यूज़ थी हमने जो लिखी हुई थी, प्रिंटफ स्टेटमेंट जो लिखी हुई थी फंक्शन की बॉडी के अंदर वो फिक्स थी। जब भी आप उसको कॉल कर रहे थे वो सेम में वो प्रिंट कर रहा था स्क्रीन के ऊपर। इसको प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं, स्क्वायर के प्रोग्राम को। एंटर करते हैं, लेट्स से 4 एंटर करते हैं। तो 4 एंटर किया हमने तो स्क्वायर ऑफ 4 उसने 16 प्रिंट कर दिया। ये स्क्वायर ऑफ 4 उसने इसलिए प्रिंट किया था कि हमने ये नंबर यूजर से गेट करवाया था और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करवाया था स्क्वायर ऑफ नंबर कॉमा स्क्वायर ऑफ नंबर। तो स्क्वायर ऑफ 4 इज 4, ये इसने प्रिंट कर दिया विच इज 16। उसके बाद हमने लूप चलाया था, स्क्वायर ऑफ 1 इज दिस, स्क्वायर ऑफ 2 इज दिस, स्क्वायर ऑफ 3 इज दिस, स्क्वायर ऑफ 5 इज दिस एंड सो ऑन, स्क्वायर ऑफ 10 इज
100 एंड उसके बाद हमने 2 पास किया था कांस्टेंट वैल्यू और उसने स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे हमें फ़ायदा क्या हुआ रिटर्न करवाने का रिजल्ट को, इससे हमारा जो फंक्शन है ये बहुत फ्लेक्सिबल हो गया है। फ्लेक्सिबल किस तरह हो गया है, अब हम ये जो आउटपुट है यूज़र अपनी मर्ज़ी से इसको रीशेप कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, यानी इक्वल साइन हम यूज़ कर लें यहाँ पे, और यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दें स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे कांस्टेंट जो है 2 हम इसके अंदर ही प्रिंट करवा दें और इस कर दें। यानी इसको अब हम जो है डिफरेंट तरीकों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और इसका आउटपुट जो है वो हम डिफरेंट तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। यानी अब जो पहले ये था पहली एग्जांपल में कि जो फंक्शन था हमें रिटर्न नहीं कर रहा था रिजल्ट, बल्कि वो खुद से रिजल्ट को प्रिंट कर रहा था स्क्रीन के ऊपर। अब हमने यहाँ इस एग्जांपल में हमने क्या किया था कि वो रिजल्ट जो है हमने रिटर्न करवा दिया था। अब जब रिजल्ट हमें रिटर्न हो गया है तो अब उसको हम डिफरेंट तरीक़ों से जो है हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप उस रिजल्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के, लेट्स से आंसर का वेरिएबल है, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये जो स्क्वायर ऑफ 2 है इसको हम पहले किसी आंसर वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, स्क्वायर ऑफ 2, और उसके बाद प्रिंटफ के अंदर स्क्वायर ऑफ 2 की जगह पे यहाँ पे हम आंसर प्रिंट करवाते हैं। यानी हम ये काम भी कर सकते हैं कि वैल्यू को पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लें और उसको फिर हम प्रिंट करवा दें स्क्रीन के ऊपर। इसको चला के देखते हैं। फोर पास करते हैं और ये 4 पास किया और उसने देखें अब ये आउटपुट डिफरेंट हो गया, ये आउटपुट डिफरेंट है, यहाँ पे आउटपुट डिफरेंट है। ये जो हमने यहाँ पे इसको डिफरेंट तरीके से कॉल किया हुआ है, यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल करके पहले वैल्यू किसी वेरिएबल में रखवाई है, उस वक्त वेरिएबल हमने प्रिंट करवाया स्क्रीन के ऊपर प्रिंटफ के अंदर। तो ये हमें फ़ायदा हो गया कि अब हम जो है इसको फ्लेक्सिबली किसी डिफरेंट तरीक़ों से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कहा जाए कि आपने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल दीज नंबर प्रिंट करवाना है, ये जो नंबर्स हैं जिसका आप स्क्वायर कर रहे हैं 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर जो है, इनके स्क्वायर का आपने सम प्रिंट करवाना है, तो वो काम भी अब आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। वो काम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं एक वेरिएबल लेते हैं सम के नाम से, सम, और उसको इक्वल कर लेते हैं 0 के, और यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक क्लोज करेंगे, और इस ब्लॉक के अंदर हम करेंगे सम प्लस इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ आई। स्क्वायर ऑफ आई कहने का मकसद ये है कि आप इसको एक्सप्रेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं फंक्शन कॉल को। जैसा मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखी है, ये एक्सप्रेशन है, ये किसके इक्वल है, सम इज इक्वल टू सम प्लस स्क्वायर ऑफ आई, ये इसके इक्वल है। तो ये हम एक्सप्रेशन के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 10 numbers is %d \n, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं सम, और आखिर में सेमीकोलन। तो ये काम भी हम करवा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 4 डालते हैं, 4 डाला, 4 का 16 आ गया, 1 से लेके 10 तक तमाम नंबर का स्क्वायर आ गया, और उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 10 नंबर क्या आ गया, 385, ये तमाम नंबर्स का सम आ गया। हमने \n नहीं लिखा हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे ये इसने \n जो है यहाँ पे \n लिख सकते हैं सम से पहले, तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया ये, यानी अगर आप इसको चला के देखें
तो अब इसका जो आउटपुट कुछ ज़्यादा सेंसिबल हो गया। तो ये भी आपने ख्याल करना है कि इसको आप एक्सप्रेशंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं फंक्शन को। ये कुछ प्रोग्रामिंग एरर्स हैं। प्रोग्रामिंग एरर्स क्या है कि अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो आपने नहीं लिखी, भूल गए हैं, और आपका जो फंक्शन था उसने कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा था तो अदर देन इंटीजर, तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ सकता है। इसलिए कि अगर रिटर्न टाइप जो है वो नहीं आपने मेंशन की हुई, तो बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर होती है। अगर आपने प्रोटाइप में तो आपने रिटर्न टाइप फ्लोट लिखी हुई है और डेफिनेशन लिखते हुए रिटर्न टाइप लिखना आप भूल गए हैं, तो वहाँ पे आपको सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो इसलिए आपने रिटर्न टाइप लाजमी मेंशन करनी है, उसका ख्याल करना है कि रिटर्न टाइप जो है आपने प्रोटाइप में और आपकी जो फंक्शन डेफिनेशन है उनके दोनों के अंदर जो रिटर्न टाइप्स लिखी हुई हैं दोनों सेम होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपने फंक्शन जो रिटर्न टाइप वॉइड रखी हुई है, तो उसके अगर आप में से आप कोई वैल्यू रिटर्न आप करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे भी सिंटैक्स एरर आएगा। इसी तरह अगर आप फंक्शन के अंदर आप फंक्शन डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे, अगर आपने फंक्शन वॉइड फन लिखा हुआ है और उसी की डेफिनेशन के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप एक और फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं, डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाएगा। यानी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक और फंक्शन डेफिनेशन नहीं आ सकती। ओके, जब आप फंक्शंस डिफाइन कर रहे होंगे, फंक्शंस लिख रहे होंगे, तो वहाँ पे कुछ टिप्स हैं, कुछ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो उससे आपका प्रोग्राम जो होगा वो ज़्यादा रीडेबल हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, और आपको कम से कम कमेंट्स देना पड़ेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहला काम तो ये है कि आप जो है जो फंक्शन जो है फंक्शन के अंदर जो आर्गूमेंट्स हैं, फंक्शन की जो आप कॉल करते हैं उसमें जो आप वेरिएबल यूज़ करते हैं कोई डाटा पास करने के लिए, और फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जो प्रोटाइप्स आपने मेंशन की होती हैं वहाँ पे जो आप वेरिएबल नेम आप यूज़ करते हैं, आप दोनों नेम सेम रख सकते हैं, लेकिन आप एम्बिग्यूटी से बचने के लिए आप दोनों नेम्स जो हैं आप डिफरेंट रखें। यानी पैरामीटर लिस्ट के अंदर आपने वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं वहाँ पे, और जो आपने जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं और वहाँ पे जो एज ए आर्गूमेंट आप जो वेरिएबल पास कर रहे हैं वहाँ पे आप वेरिएबल नेम्स को आप डिफरेंट रखें। इसलिए कि जब आप फंक्शन जब आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर, तो वो जो वेरिएबल होता है ब्लॉक के अंदर वेरिएबल जो डिक्लेयर होता है वो लोकल वेरिएबल होता है, उसको आप दूसरे ब्लॉक में एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर आपने दो डिफरेंट ब्लॉक्स में अगर आपने सेम नेम का वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, तो वो मेमोरी में डिफरेंट लोकेशंस पे डिक्लेयर होंगे, उनका आपस में कोई लिंक नहीं होगा। नेम्स एक सेम कर लेने से उनका जो लोकेशन है वो सेम नहीं हो सकती। तो इस चीज़ को बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए एम्बिग्विटी, तो बेहतर ये है कि आप डिफरेंट नेम्स आप यूज़ करें। और इसके अलावा अगर आप फंक्शन लिख रहे हैं तो फंक्शन को आपने मीनिंगफुल नेम अगर आप देंगे फंक्शन को, उससे भी आपका रीडेबिलिटी इंक्रीज होगी प्रोग्राम की। दूसरा, आपने फंक्शन के अंदर जो आर्गूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं उनको भी आप मीनिंगफुल नेम दें, ताकि आपको पता हो कि आप किस किस्म की वैल्यूज़ रिक्वायर कर रहे हैं। तो इससे जो है आपका जो प्रोग्राम होगा वो मोर रीडेबल हो जाएगा, और इस पे आपको कम से कम कमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा ये है, अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप एक फंक्शन को एक स्पेसिफिक नेम नहीं दे पा रहे, उसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन जो है डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहा है। तो आप कोशिश करें कि उस फंक्शन को फर्दर डिवाइड कर लें सब फंक्शंस के अंदर, और कोशिश ये करें कि एक फंक्शन एक यूनिक एक सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो। और अगर आपकी पैरामीटर लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो आप इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं एक सिंगल फंक्शन के अंदर। तो बेहतर यही है कि आप उसको स्मॉलर फंक्शंस के अंदर डिवाइड कर लें। तो उससे एक तो रीयूजेबिलिटी आप रीयूज़ कर सकेंगे उस फंक्शंस को, और दूसरा जो है उसको मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। फंक्शंस को, स्मॉलर फंक्शंस को मैनेज करना ज़्यादा आसान है जो एक सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म करें।
फंक्शन प्रोटोटाइप्स क्या होती हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप्स हम फंक्शन नेम होता है, इसमें फंक्शन पैरामीटर लिस्ट होती है, रिटर्न टाइप होती है, ये तीन चीज़ें होती हैं और आखिर में एक सेमीकोलन होता है जो उसको बताता है कि ये फंक्शन प्रोटोटाइप है। फंक्शन प्रोटोटाइप हमें कब यूज जरूरत पड़ती है? ये जस्ट वैलिडेट करता है कि हमारे पास फंक्शन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। प्रोटोटाइप हम उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब हमें फंक्शन डेफिनेशन जो है इट कम्स आफ्टर द यूज इन प्रोग्राम, यानी फंक्शन हम कॉल करने के बाद हम फंक्शन डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो हमें फिर फंक्शन प्रोटोटाइप लिखनी पड़ेगी। तो ये एक फंक्शन प्रोटोटाइप दी हुई है मैक्सिमम, तो इंटीजर मैक्सिमम, इंटीजर एक्स कोमा इंटीजर वाई कोमा इंटीजर जेड, आखिर में सेमीकोलन। ये हमें क्या बता रहा है? हमारे पास एक फंक्शन है मैक्सिमम के नाम से जो हमसे 3 वैल्यूज एज इनपुट लेता है इंटीजर टाइप की और एक रिजल्ट हमें रिटर्न करता है। तो ये एक प्रोटोटाइप है। तो हमें प्रोटोटाइप से पता चलता है कि फंक्शन जो होगा किस किस्म की वैल्यूज हमसे लेगा और किस किस्म के रिजल्ट हमें किस टाइप के रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा। प्रमोशन रूल्स एंड कन्वर्जन्स, आप जब आप प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं पैरामीटर लिस्ट के अंदर, लेट से अगर आपने इंटीजर वेरिएबल यूज़ किया हुआ है लेकिन आप जब उसको आर्गूमेंट पास कर रहे हैं वहाँ पे आप कैरेक्टर वैल्यू पास कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बाज़ का ये होता है कि अगर डाटा जो है उसकी टाइप डिफरेंट है और डिफरेंट टाइप के वेरिएबल के अंदर आप उसको प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बाज़ का तो वो एरर दे देगा, बाज़ का जो है ना वो कन्वर्ट करेगा, डाटा को कन्वर्ट कर देगा। और कन्वर्जन जो होती है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप लोअर टाइप्स अगर आप हायर टाइप से लोअर टाइप की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे डाटा लॉस हो सकता है, डाटा ज़ाया हो सकता है और वहाँ पे एरर्स भी आ सकते हैं। यानी अगर आपने इंटीजर से अगर आप करेक्टर की तरफ जाते हैं तो इंटीजर 4 बाइट्स का है, करेक्टर 1 बाइट का है, तो वो 4 बाइट का डाटा 1 बाइट के अंदर हैंडल करना मुश्किल है। ताकि अगर आप करेक्टर से आप इंटीजर में डाटा प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि वो इजीली उसको अकोमोडेट कर ले। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि डाटा जो आपने डाटा टाइप्स डिफाइन की हुई हैं तो उसमें आप उसी टाइप के वेरिएबल्स या वैल्यूज़ को आप प्लेस करवाएं, अदरवाइज कन्वर्जन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसकी आपने केयर करनी है प्रोग्राम लिखते हुए। ये एक कॉमन प्रोग्रामिंग एरर है कि आपने कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हायर डाटा टाइप से इन प्रमोशन हायरार्की टू अ लोअर डाटा टाइप, तो उसमें डाटा चेंज भी हो सकता है और डाटा जो है वो यानी मिसलीडिंग भी हो सकता है, तो उसको आपने केयर करनी है इस चीज़ की। अभी हम बात कर रहे थे फंक्शन कॉल्स की। कंपाइलर को कौन बताता है कि जब फंक्शन जो कॉल हुई है उसके बाद उसने कंट्रोल कहाँ पे देना है, किस जगह पे देना है? उसके लिए हम जो कंपाइलर है वो एक स्टैक यूज़ करता है, एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसे हम स्टैक कहते हैं। इसमें डाटा एंट्रीज वो कुछ रखता है और उसके अलावा कोई एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करता है। फैक्शन फंक्शन कॉल स्टैक क्या चीज़ है? ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके जो फंक्शंस जो आप जो कॉल कर रहे हैं उनकी एंट्रीज को वो उसमें होल्ड करता है और उस वक्त तक होल्ड करता है जब तक फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर देता। उसके अलावा जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, लेट्स से फंक्शन ए ने फंक्शन बी को कॉल किया है, अब फंक्शन ए जो है वो होल्ड पे चला गया है, तो उसके जो उसके वक्त जो उसका स्टेटस था जब उसने फंक्शन बी को कॉल किया था वो सारा का सारा स्टेटस जो है वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर पड़ा होता है और उसकी एंट्री एक बन जाती है फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर, जहाँ पे जिसके जिसके फ़ौरन ऊपर जो है फंक्शन बी की एंट्री बन जाती है। जब तक बी फंक्शन की एंट्री कंप्लीट एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी कंट्रोल ए को ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे ही बी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा तो फंक्शन ए को कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टैक क्या है? ये एक स्टैक इज़ द लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। इसकी डिटेल्स जो हैं अब आगे जाके जब डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये फर्दर क्लियर हो जाएगा कि डाटा स्ट्रक्चर्स कैसे काम करता है। ये जो स्टैक है यहाँ पे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि ये बिल्कुल एक बीकर की तरह है जहाँ पे उसकी एक साइड जो है वो बंद होती है, जस्ट वन साइड जो है उसकी ओपन होती है जहाँ से डाटा एंट्रीज जो हैं वो आ सकती हैं, यहाँ वहाँ से वो निकल सकती हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो चीज़ आप सबसे आखिर में उस बीकर के अंदर रखेंगे
वो सबसे पहले आप बाहर निकाल सकते हैं। तो ये यानी आप ये कह लें कि एनीथिंग पुट इनटू द स्टैक इज प्लेस्ड ऑन टॉप, द ओनली डाटा दैट कैन बी टेकन आउट इज द डाटा ऑन टॉप। C uses a program execution stack to keep track of which functions have been called. When a function is called, it is placed on top of the stack. When a function ends, it's it is taken off the stack and control returns to the function immediately below it. तो यानी जिसने उसको कॉल किया होता है कंट्रोल उसके पास ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ इस तरह वो ट्रैक कर रहा होता है। इस तरह calling more functions than C can handle at once is known as the stack overflow error। यानी उसकी भी एक लिमिट है स्टैक की भी, और जैसे आप स्टैक की लिमिट को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो एरर यहाँ पे अकर होगा। आगे जाके आपने रिकर्जन पढ़नी है, तो रिकर्जन भी उस स्टैक उस तरह से आपको स्टैक का जो कंसेप्ट है वहाँ पे मजीद क्लियर होगा जब आप रिकर्जन पढ़ रहे होंगे। आगे चलते हैं। एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है? द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टैक आल्सो कंटेन्स द मेमोरी फॉर द लोकल वेरिएबल्स यूज्ड इन ईच इन्वोकेशन ऑफ अ फंक्शन ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी कि वो जो स्टैक सिर्फ ये कंट्रोल ये ट्रैक नहीं रख रहा कि उसके किसको कॉल किया था या उसको किसने कॉल किया था, इसके अलावा वो वेरिएबल्स का रिकॉर्ड भी रख रहा है कि वेरिएबल्स में इस वक्त मेमोरी के अंदर क्या क्या वैल्यूज पड़ी हुई थी और कौन सी मेमोरी लोकेशन पे वो वेरिएबल्स क्रिएट हुए थे। ये सारा रिकॉर्ड वो मेंटेन कर रहा होता है अपने साथ। यानी कि एक पूरा स्टेटस जो होता है उस फंक्शन का, जब वो उसने जब फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल किया था वो उस मेंटेन कर रहा होता है। This data stored as a portion of a program execution stack is known as the activation record or stack frame of the function call। तो इस चीज़ को हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक या दो फंक्शंस क्रिएट किए हैं, आगे जाके हम बड़े बहुत से मल्टीपल फंक्शंस डिक्लेयर कर रहे होंगे, बहुत से फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होंगे और उन फंक्शंस को हम रीयूज़ भी करना चाह रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर हम फंक्शंस को रीयूज़ करना चाह रहे हैं दूसरे प्रोग्राम्स के साथ भी, तो हम खुद की हेडर फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और हेडर फाइल्स क्रिएट करके जितने भी जो रीयूजेबल प्रोग्राम्स हैं या फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम्स हैं, हम उसको उस हेडर फाइल में प्लेस करके दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर भी इंक्लूड करवा के उनको यूज़ कर सकते हैं। हेडर फाइल को इंक्लूड करवाने का तरीका क्या होता है, हैश इंक्लूड लिखते हैं और लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर आप लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल stdlib.h आ गया, math.h एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो क्या करता है, वो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट पाथ है, उस पाथ से उस फाइल को लोड करता है। अब हमने अगर यूज़र डिफाइंड फाइल बनानी है तो हम क्या करेंगे, हम एक न्यू फाइल ओपन करेंगे, उसके अंदर जितना भी फंक्शंस हैं जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको हम उसके अंदर प्लेस कर देंगे और प्लेस करने के बाद हम उसको स्टोर करेंगे फाइल name.h के साथ। उसकी जो एक्सटेंशन हम रखेंगे .h रखेंगे। तो उसके बाद जब हमने इसको इंक्लूड करवाना है तो हम हैश इंक्लूड, अब यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन साइन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि उसकी जगह पे डबल कोट्स हम यूज़ करेंगे। डबल कोट्स के दरमियान में हम अपने फाइल नेम लिखेंगे, डबल कोट फाइल नेम .h डबल कोट्स। तो ये क्या करेगा, जहाँ पे हमारा इस वक्त .c फाइल पड़ी हुई है या जो करंट डायरेक्टरी है जहाँ पे हमारी एग्जीक्यूशन हो रही है जहाँ से प्रोग्राम की, उस फोल्डर में जाके वो सर्च करेगा इस फाइल को और उसको हमारे कोड के अंदर इंक्लूड करेगा। अगर वो फाइल, जबकि लेस देन ग्रेटर देन साइन में क्या होता है, वो डिफ़ॉल्ट पाथ पे जाके सर्च करता है, लेकिन जब डबल कोट लिखेंगे तो यहाँ पे हम पाथ जो है स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। अदरवाइज वो करंट डायरेक्टरी जहाँ पे आपकी .c फाइल पड़ी हुई है जहाँ से वो एग्जीक्यूशन कर रहा है प्रोग्राम की, वहीं पे उसको सर्च करेगा। अब इसमें आप रीयूज फंक्शन रख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपने, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, आपने मेन फंक्शन जो है उसको हेडर फाइल के अंदर स्टोर नहीं करना, सिर्फ आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस स्टोर करने हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप फ्रीक्वेंटली यूज हेडर फाइल्स भी डाल सकते हैं। तो आपको बार बार वो हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करवाएं और उन तमाम हेडर फाइल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर।
दूसरा ये इसका फ़ायदा ये है कि अच्छा इसमें फ़ायदा इसका ये है कि आप इसमें रीयूजेबल आपने फंक्शंस डाल दिए हैं और जब भी आपने नया प्रोग्राम बनाना है उसमें आपने सिंपल इसको इंक्लूड करवा लेना है। अब इस फाइल को जब भी आप इस प्रोग्राम को जिसके अंदर आपने अपनी यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल यूज़ की हुई है तो यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल भी आप उसको साथ देंगे तो ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कंपाइल होगा, अदरवाइज आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल नहीं होगा। इसका आपने ख्याल रखना है, अगर आप यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप जब भी प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी दोस्त को देना है तो साथ आपने उसके हेडर फाइल भी देनी है। ओके, अब हम हेडर फाइल जनरेट करके देखते हैं कि हेडर फाइल हम जनरेट कैसे करेंगे। अब हमने करना ये है कि हमारे पास जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन था इसके अंदर, इस एग्जांपल के अंदर, उसको हम यहाँ से उठाते हैं। ये है इंक्लूड स्क्वायर, स्क्वायर का फंक्शन है, इसको उठाते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से कट करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं और उसके बाद एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, एम्प्टी फाइल, उसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके इसको हम सेव करेंगे और इसको हम नेम देंगे हेडर डॉट, यानी इसको हेडर माई हेडर कह लें या सिंपल हेडर डॉट एच कर लेंगे। हेडर एच आपने एक्सटेंशन रखनी है इसकी, इसको सेव कर लें, यस कर लें, सेव कर लें इसको। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक तो आपने सिर्फ यूजर डिफाइंड फंक्शन रखा है, इसके अलावा इसके अंदर अगर आपने कुछ आपकी कोई रूटीन है या कुछ स्पेसिफिक हेडर फाइल्स आप इंक्लूड करवाते हैं और उनको यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो उन हेडर फाइल्स को भी यहाँ पे आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। जैसे मैं stdio.h जो है वो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर ली है। अब मुझे अब ये हेडर फाइल जो है अपने कोड के अंदर इंक्लूड करवाने की ज़रूरत नहीं, इसको कंपाइल नहीं करना आपने, सिंपल इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप अपने प्रोग्राम में वापस आएँ जहाँ से आपने इसको कट किया है, उस प्रोग्राम में आएँ जहाँ इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। अब ये हेडर फाइल भी रिमूव कर दें, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, और ये स्क्वायर को भी रिमूव कर दें। सिंपल यहाँ पे आप लिखेंगे हैश इंक्लूड, डबल कोट्स के अंदर आप यूज़ करेंगे हेडर डॉट एच और फिर डबल कोट्स। अब आप इसको चलाएंगे तो आप कंपाइल करेंगे, किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा आपको। अब ये क्या कर रहा है, जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन डेफिनेशन जो है वो उठा रहा है वो हेडर फाइल में से, और देखिए आपका जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम आया, कोई आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये हेडर फाइल क्रिएट करने का तरीका है। अगर आप चाहते हैं आपके हेडर फाइल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर डबल कोट्स की जगह की बजाय आप लेस देन ग्रेटर देन साइन लिखना चाह रहे हैं, तो आप इसको जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है हमारी जहाँ पे बाकी हेडर फाइल्स पड़ी हुई, वहाँ अगर आप सेव कर देंगे तो आप ग्रेटर देन लेस देन साइन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये काम करें। आपने इसको हमेशा अपने जहाँ आपका सोर्स कोड पड़ा हुआ है वहीं पे इस हेडर फाइल को रखना है, और जब भी आपने अब ये प्रोग्राम जब आप किसी दोस्त को देंगे तो आपने इस हेडर फाइल को भी साथ दोस्त को साथ देना है इसके, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। थैंक्स लास्ट, थैंक यू वेरी मच।